हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आपकी जो कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है अर्थशास्त्र विषय का, उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 26 तक के आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी थी, लेकिन फिर भी अगर आपने अब तक ऑब्जेक्टिव को हल नहीं किया है तो इसके लिए भी आप आंसर फटाफट से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला वाला है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा आ वाला, चुनाव का। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं, तो स्थापन्य वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके सही विकल्प वाले हैं वो हो चुके हैं। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें आपसे पहला वाला पूछा गया है अल्पकालीन उत्पाद फलन को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा परिवर्तनशील उत्पादों का नियम। नेक्स्ट है आपका पैमाने के प्रतिफल का संबंध खालिस्तान कालीन अवधि से है, तो इसका आंसर आएगा दीर्घकालीन अवधि से है। नेक्स्ट है आपका सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट है आपका उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं, तो ये आंसर आएगा आपका औसत लागत। नेक्स्ट है आपका पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बेचता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा समरूप वस्तुएं बेचता है। इसके बाद दोस्तों हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य पूछे गए हैं, जिसमें आपका पहला है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म कीमती जो होती है वो प्राप्तकर्ता होती है, तो ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आरबीआई जनता का बैंक होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक बैंक जनता की जमाएं स्वीकार नहीं करती, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी हो चुका है। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। दोस्तों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। अब दोस्तों हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर देंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। यहाँ पर आपके दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट के आंसर आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपका दोस्तों यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है आरबीआई का आपको पूर्ण रूप लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका एसबीआई का पूर्ण रूप आपको लिखना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो को रोककर आप लिखते हुए जाइए फटाफट से, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका बजट के अवयवों को आपको लिखना है, तो राजस्व बजट और पूंजीगत बजट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट की अवधि क्या होती है, तो 1 वर्ष होती है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 5, जिसमें आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो यहाँ पर आपका देखिए प्रत्यक्ष कर को आप मिलाएंगे आयकर से, व्यापार संतुलन आपका केवल दृश्य मध्य आएगा, भुगतान संतुलन ये आपका दोस्तों आप पर आ जाएगा दृश्य एवं अदृश्य मध्य, लेनदारी आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा वस्तुओं का निर्यात, और इसके बाद आपका आएगा देनदारी, तो वस्तुओं का जो होता है आयात, इसका आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हमने आंसर देख लिए। इसके बाद हम आपके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें आपसे सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे इकाई की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुल उपयोगिता भी लिखा हुआ है, इसके अथवा वाला क्वेश्चन है। अगर आपको अथवा वाला करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आपका प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे। तो वीडियो को रोककर आप एक एक करके आंसर लिखते हुए जाइए, आपको फटाफट से मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखिए आपका 7वां है, व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि श्रम की सहायता से अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 8वां वाला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, संतुलन कीमत क्या है। जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो उसे संतुलन कीमत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो यदि हम राष्ट्रीय आय को राष्ट्र की जनसंख्या से विभाजित कर दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे राष्ट्र की जनसंख्या। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। तो यहाँ पर छोटे छोटे आंसर है, उम्मीद करता हूँ आप फटाफट से नोट कर पा रहे होंगे। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, संतुलन बजट किसे कहते हैं। अगर किसी एक वित्त वर्ष में सरकार की आमदनी और खर्च के आंकड़े बराबर हो तो उसे संतुलन या बैलेंस्ड बजट कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। तो यहाँ से आपके ज्यादा अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, 3 अंक के क्वेश्चन है। तो मांग के नियम के आपको 3 अपवाद लिखना है। तो दोस्तों वर्णन आपको जरूर करना होगा। पहला है आपका वस्तु की किस्म में सुधार का प्रभाव, नेक्स्ट है आपका फैशन में परिवर्तन, अगला है आपका प्रदर्शनकारी वस्तुएं। तो दोस्तों तीनों के वर्णन आपके सामने है, वीडियो को रोकिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे ही आप 11th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो सामान्य वस्तुएं तथा निम्न कोटि की वस्तुओं को आपको समझाना है। तो यहाँ पर हेडिंग पहली है आपके सामान्य वस्तुएं, तो इसका पूरा वर्णन यहाँ से देखकर आपको करना है। इसके बाद निम्न कोटि की वस्तुएं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 12 का पूरा आंसर आपके सामने है, वीडियो को रोककर इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13वां वाला, आपको स्थिर लागत किसे कहते हैं उदाहरण के द्वारा बताना है। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं, इन स्थिर साधनों पर होने वाले खर्च को ही स्थिर लागत कहते हैं। इन लागत पर उत्पादन के स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर ये समान होते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण आपको बताना थे, तो जैसे भूमि हुआ, भवन हुआ, मशीन आदि। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आपका 14वां वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 14वां वाला क्वेश्चन है, मुद्रा विनिमय का आपको माध्यम है जो आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, ये मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य द्वारा मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाइयों को दूर किया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हो चुका है। अब देखिए आपका 15वां वाला हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है, एक अर्थव्यवस्था की आपको प्रमुख केंद्रीय समस्याओं को लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सभी विषय के आंसर प्रोवाइड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने फटाफट से हम आपके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख रहे हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं आपकी। तो यहाँ पर पहले आपको दोस्तों पूरा ये पैराग्राफ लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या उत्पादन किया जाए, इसमें आपको 2 पॉइंट लिखना है। इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, तभी आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड वाला, कैसे उत्पादन किया जाए। इसके बाद थर्ड है आपका, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इसका आपको वर्णन करना है तीनों का। देखिए आपको केंद्रीय समस्याओं को समझाना है, यानी इसका वर्णन करना है। तो आपके सामने दोस्तों तीनों केंद्रीय समस्याएं लिखे हुए हैं, एक एक करके वीडियो को रोककर इनका वर्णन यहां से देखकर लिखते हुए चलिएगा। तो यहां पर आपका पूरा आंसर हो चुका है, तीनों पॉइंट लिख लीजिए प्रश्न क्रमांक 15 का। इसके बाद हम आपका 16वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कुल लागत तथा सीमांत लागत को आपको समझाना है। तो पहले लिखेंगे कुल लागत के बारे में, किसी वस्तु के कुल उत्पादन में जो कुल धन व्यय होता है उसे कुल लागत कहते हैं। और सीमांत लागत में लिखेंगे किसी वस्तु की एक अतिरिक्त
इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 16 हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17। तो राष्ट्रीय आय गणना की आय की आपको राष्ट्रीय आय जो होती है उसकी आय विधि को बताना है। तो इसकी देखिए और भी विधि है, लेकिन आपसे आय विधि यहाँ पर पूछी गई है। तो आय विधि का यहाँ पर वर्णन आपके लिए करके बता दिया गया है। इस तरीके से आपको इसका वर्णन यहाँ पर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 18वां वाला। तो व्यापारिक जो बैंकों का है दोस्तों, उनके आपको 4 कार्य बताना है। व्यापारिक जो बैंक होती हैं उनके आपको 4 कार्य बताना है। तो पहला आपका है जमा धन स्वीकार करना, नेक्स्ट है आपका ऋण देना, अगला है आपका बचत खाते की सुविधा, अगला है आपका अभिकर्ता संबंधी कार्य। तो 4 पूछे गए हैं, चारों के वर्णन आपको करना होंगे। पूरा आंसर इसी तरीके से लिखिएगा, आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों मेरे बताए गए आपको आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला दोस्तों आपका हम देखेंगे, उम्मीद करता हूँ वीडियो को रोककर आप इसका आंसर लिख लेंगे। वीडियो को HD करके देखिएगा, आपको लिखने में काफी सुविधा होगी। प्रश्न क्रमांक 19वां देखेंगे। असंतुलित बजट को आपको विस्तार से समझाना है। तो पहले देखिए असंतुलित बजट का आपको वर्णन करना है। इसके बाद प्रमुख इसके जो प्रकार है, घाटे का बजट होता है, आधिक्य का बजट होता है। तो पूरा आंसर आपके सामने है प्रश्न क्रमांक 19वें का, इसे आप यहां से देखकर नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 20वां वाला, व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन में आपको अंतर बताना है। तो एक तरफ लिखा हुआ है भुगतान संतुलन, आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ आपका लिखा है व्यापार संतुलन। तो दोस्तों दोनों के ही आपको अंतर लिखना होंगे यहाँ पर। तो आपको बता देता हूँ 3-3 अंतर दोनों के सामने लिखे हुए हैं। आपके वीडियो को HD करिएगा, अच्छी तरीके से दिखेगा, और मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको एक एक पॉइंट दिखा देता हूँ जिससे आपको बाद में कोई समस्या ना जाए। तो आपका पहला पॉइंट ये रहा, सेकंड और थर्ड पॉइंट आपके ये रहे। वीडियो को आप HD करके देख लीजिए और यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21वां, स्थिर विनिमय दर के पक्ष में कोई 4 आपको तर्क देना है। तो देखिए 4 तर्क हैं, कौन कौन से लिखेंगे। पहला लिखेंगे राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, तो यहाँ से देखकर नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड नोट करिए विनिमय व्यवस्था, यदि देश में विनिमय, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड वाला है आपका निर्यातक देशों के लिए आवश्यकता, और फोर्थ है आपका पूंजी निर्माण। तो आपको 4 पॉइंट लिखना आते, देखिए कोई चारों पॉइंट के वर्णन आपके लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। बस वीडियो को रोककर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 22वां, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 आपको तत्वों को वर्णन करना है। तो 5 तत्व कौन कौन से लिखेंगे। वस्तु का स्वभाव, वस्तु का प्रयोग, स्थापन्य वस्तुओं की उपयोगिता, और इसके अलावा उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति, इसके अलावा धन का वितरण। तो ये दोस्तों आपके चौथा और 5वां पॉइंट है। इसके बाद ऊपर देखिए आपका पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट है। तो जहां भी जरूरत लगती है वीडियो को रोककर मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व आपको बताना थे। तो यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों ये हो चुका है, 5 तत्व बताना थे। तो आपको 5 लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा दोस्तों यहाँ से देखकर लिखेंगे। इसके बाद आपका चौथा और 5वां आप यहाँ से देखकर नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 23वां, चित्र की सहायता से आपको परिवर्तनशील उत्पादों के नियम को समझाना है। तो पहले तो देखिए परिवर्तनशील उत्पादों का जो नियम है आपके सामने लिखा हुआ है, ये दोस्तों पूरा पैराग्राफ यहाँ से देखकर नोट करेंगे। इसके बाद इसके लिए डायग्राम यहाँ पर आपको देखकर बनाना है। डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24वां, जिसमें आपको पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 5 विशेषताएं बताना है। तो कौन कौन सी लिखेंगे। समरूप वस्तु होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, उत्पत्ति के साधनों के पूर्ण गतिशीलता होती है, यातायात लागतों की अनुपस्थिति होती है, सामान्य मूल्य होता है, और विक्रय लागत का अभाव होता है। तो ये आपका आंसर हो चुका है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24वें का। पहले ऊपर के 3 पॉइंट यहाँ से देखकर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बचे हुए जो 2 पॉइंट है यहाँ से देखकर आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। प्रश्न क्रमांक आपका 25वां देखेंगे। एक द्विश्रेणीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव को आपको समझाना है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से लिखेंगे। आय के चक्रीय प्रभाव का द्विक्षेत्रीय मॉडल, आय के चक्रीय प्रभाव का त्रिक्षेत्रीय मॉडल, और आय के चक्रीय प्रभाव का 4 क्षेत्रीय आपका मॉडल। यहाँ पर आपका आंसर पूरा हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 25वें का। यहाँ पर देखकर आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, आपके कोई भी अंक यहाँ से नहीं काटे जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 26वां, केंद्रीय बैंक के 5 आपको प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। तो नोट निर्गमन का एकाधिकार, अनुसूचित बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण, और अंतिम ऋणदाता, साख का नियंत्रण, सरकारी बैंकर
एजेंट एवं सलाहकार। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक आपका 26वें का। एक एक करके 3 पॉइंट आपको एक बार फिर से सारे पॉइंट बता देता हूँ। तो ऊपर के 3 पॉइंट आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। इसके बाद बचे हुए जो पॉइंट है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का पूरा आंसर हो चुका है। संपूर्ण पेपर का हल हमने देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी और सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।